और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन से भी मिलेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनका दिल्ली का दौरा है जिसमें उनकी पहली मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से होने वाली है और इस मुलाकात के लिए वो पहुंच चुके हैं कर्तव्य भवन। और इसके अलावा आपको बता दें कि उनकी एक मीटिंग और फिक्स हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं। अभी वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे और इसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन से मिलने के लिए पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है और कहा जा रहा है कि कोई बड़ा डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश को लेकर के हो सकता है, जिस वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए। इसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन से उनकी मुलाकात होगी। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं विधानसभा चुनाव, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं केंद्र की, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी फेरबदल हो सकता है। तो तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मीटिंग का क्या उद्देश्य हो सकता है। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, इस दौरे का क्या उद्देश्य होगा ये सामने आएगा। लेकिन फिलहाल की बात आपको बता दें कि इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए कर्तव्य भवन पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसके बाद उनकी अगली मुलाकात होनी है बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन से। तो ये दोनों ही मीटिंग्स काफी अहम मानी जा रही हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है फेरबदल भी हो सकता है और साथ ही साथ आने वाले हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव। तो अचानक पहुंचे हैं दिल्ली के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फिलहाल कर्तव्य भवन में पहुंचे हैं। कर्तव्य भवन में वहां उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से है। इसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन से मिलेंगे। इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है, इस दौरे का क्या उद्देश्य है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम अपने मेहमान का स्वागत करना चाहेंगे। प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी हमारे साथ है। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अचानक से आना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दिल्ली का दौरा, या क्या कहता है ये? जिस प्रकार से मॉनसून सेशन के पहले मंत्रिमंडल विस्तार की, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की बातचीत चल रही है, उसके अलावा बहुप्रत्याशित जो है वो जो राष्ट्रीय संगठन है उसमें भी महत्वपूर्ण फेरबदल किए जाने हैं। ऐसे में ये यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश हम सब जानते हैं कि देश की राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। और ऐसे में एकदम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना और जो है आप कहें कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार में नंबर 2 अमित शाह से मुलाकात करना, और उसके बाद जो एक प्रस्तावित मुलाकात है राष्ट्रीय अध्यक्ष से भारतीय जनता पार्टी की, तो ये साफ है कि पिछले कार्यकाल में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उनके द्वितीय कार्यकाल में 2021 में फेरबदल किया था, तो वैसे ही 2024 के बाद अब 2026 में वो एक बड़ा फेरबदल करने पे जो चर्चाएं हैं उनको करना है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश 2027 में खुद जो है विधानसभा चुनाव में जाने वाला है। तो ये तमाम जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, मुझे लगता है उसके केंद्र में है कि जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो, नए चेहरे आए, और वो तमाम केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उत्तर प्रदेश को क्या मिल सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, जाहिर सी बात है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें उत्तर प्रदेश की अहमियत तो जरूर होगी, हमेशा से रहती आई है। क्योंकि कहते हैं कि केंद्र की राजनीति का, केंद्र की सत्ता का जो दरवाजा खुलता है वो उत्तर प्रदेश से खुलता है। तो उत्तर प्रदेश को क्या कुछ मिल सकता है, कौन से नए चेहरे आ सकते हैं, अगर फेरबदल होता है तो किसको क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है, आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है? देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो अपने आप में जो है काशी से सांसद है। तो ऐसे में तमाम वो जातीय समीकरण, जितनी मेरी समझ है, वो जातीय समीकरण साधने की उत्तर प्रदेश में और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी कि कोई बहुत
बड़ा चेहरा या कोई बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा भले न सामने आए, लेकिन तमाम उन जातियों को जो खासकर आप कहें अति पिछड़ा वर्ग से हैं या जो अति दलित समुदाय से हैं, उनके नेताओं को प्रतिनिधित्व मिलने की संभावनाएं ज्यादा दिखाई देती है। और अगर उनको मंत्रिमंडल में कहीं से भी स्थान नहीं मिल पाया तो राष्ट्रीय संगठन में उनको स्थान मिलने की संभावना बनती है। तो मुझे लगता है कि इन सारी जो दांव पेच है, राजनीतिक दांव पेच है, उस पर चर्चा होगी। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रश्न है, जो कार्यक्रमों के क्रियान्वयन या जो है आप ये कहें जो प्रदर्शन प्रशासनिक रूप से मंत्रियों के रहे, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका आज की भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनेताओं की जो राजनीतिक उपयोगिता है वो होती है। तो ऐसे में तमाम वो चेहरे जो आप कहें कि जो राजनीतिक रूप से अब भारतीय जनता पार्टी के लिए उतने उपयोगी नहीं रहे, उनको हटाया भी जा सकता है और तमाम उन नए चेहरों को, तमाम उन अन्य देखिए क्या होता है प्रोफेसर साहब कि जो चेहरा जिताऊ होता है, जिसके नाम पर भरोसा होता है, जिसके पीछे जनता की ताकत होती है, उसी को जगह मिलती है। आप कुछ ऐसे नाम बता सकते हैं कि जिन्हें केंद्र में जगह मिल सकती है इन्हीं सब वजहों से? देखिए, आज की भारतीय जनता पार्टी में नाम बताना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि ये शायद उन चेहरों को भी नहीं पता होगा कि किनको स्थान मिलेगा। लेकिन निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि कई ऐसे आप कहें अति पिछड़े वर्ग के, आप कहें कि अति दलित वर्ग के जो है राजनेता भारतीय जनता पार्टी के पास हैं जी, जिनको यह स्थान मिल सकता है। जो गैर यादव, गैर जाटव जो समुदाय से जो राजनेता हैं और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में निश्चित रूप से मुझे लगता है कि विस्तार मिल सकता है। जो कई बार यहाँ ऐसे उनके असंतुष्ट होने की जो है खबरें आती हैं और तमाम चर्चाएं होती हैं, मुझे लगता है कि उनको स्थान मिलने की संभावना है जी। वैसे जो हमारे दर्शक इस वक्त हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि विजुअल्स तो चल रहे हैं पोस्टर वॉर के, लेकिन बात हम कर रहे हैं सीएम के दिल्ली दौरे की। लेकिन कार्यक्रम के शुरू होते ही बड़ी खबर आ गई थी, हम इस पर इसलिए आए थे। लेकिन अब पोस्टर वॉर पर आते हैं कि उत्तर प्रदेश हमेशा से ऐसे बहुत हैपनिंग रहा है और हम देखते हैं कि पोस्टर वॉर कोई नया वॉर नहीं है। लेकिन इस बार की अगर हम बात करते हैं तो अखिलेश यादव के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी घेरने में कहीं पीछा नहीं छोड़ रही है समाजवादी पार्टी को। आपने भी देखा होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? जो पोस्टर वॉर चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं, मुलायम सरकार की असलियत बताई जा रही है कि दिल में बाबर और इस तरह के जो है नारे वहां पर जो है लगाए गए हैं पोस्टर के जरिए। तो क्या इस पर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है, वो जानना चाहूंगी मैं। देखिए, ये केवल पोस्टर या होर्डिंग की लड़ाई नहीं, बल्कि एक राजनीतिक नैरेटिव सेट करने की लड़ाई, और यही वजह है कि विपक्ष के पे वार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि विपक्ष की जो वैचारिक विश्वसनीयता है उस पे सवाल खड़ा करने की। और हम सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश की राजनीति प्रतीकों और तमाम भावनात्मक मुद्दों पर जुड़ी रहती है, उनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से राम मंदिर को लेके विपक्ष के द्वारा एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, तो उसी का जवाब भारतीय जनता पार्टी विपक्षी, खासकर समाजवादी पार्टी की जो वैचारिक विश्वसनीयता है, खासकर अगर हम कहें जो धार्मिक आध्यात्मिक जो हिंदू समुदाय को लेकर उनकी जो विश्वसनीयता है, उस पर बड़ा सवाल खड़ा करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है जी। ये थोड़ा समझना चाहूंगी कि अब जब चुनाव आता है तो हर कोई अपने सुर बदल लेता है। बीजेपी तो हमेशा हिंदुत्व पर भरोसा करती आई है और उसे अगर लोग हिंदुत्व का कार्ड कहते हैं तो वो कार्ड भी कभी नहीं छोड़ा, वो हमेशा तुरुप का इक्का साबित हुआ है। लेकिन अगर इस बार की हम बात करते हैं,
अखिलेश यादव जो एक समय में कहते थे कि राम का नाम हवा हो गया, इस तरह की बात कहते थे, उनकी पार्टी के लोग कहते थे। इसके अलावा ज्ञान वापी में जब शिवलिंग जैसी आकृति मिली तो उस पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की सोची समझी साजिश है, इस तरह के बयान दिए। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि समाजवाद ही सनातन है, सनातन ही समाजवाद है, इस तरह के बयान आ रहे हैं। अब पहले पीडीए वो लेकर आए, पीडीए का फॉर्मूला लेकर आए, उसके बाद उन्होंने जो ब्राह्मण नेता थे उनको अपनी तरफ करने की कोशिश की, और उसके बाद जो है अब इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, शंकराचार्य के कदमों में दिखाई देते हैं वो। तो इन सबको क्या कहते हैं, इसका फायदा कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी। लेकिन इस पोस्टर वॉर के जरिए बीजेपी नेता जो है वो ये भी याद दिला रहे हैं, या फिर हम सीएम योगी के अभी के रिसेंट के बयान की बात कर लेते, जब उन्होंने कहा था कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई गई थी, वो क्यों भूल जाते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने के साथ साथ उसको ध्वस्त भी किया जा रहा है। देखिए, विपक्ष ये समझ सबसे बड़ा प्रश्न है, और जो सबसे बड़ी चुनौती है कि आम जनमानस के बीच विपक्ष पूरा, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो आइडियोलॉजिकली कंफ्यूज्ड दिखाई देता। जैसा आपने चर्चा की, कभी वो मंदिर जाते हैं, भगवान राम की बात करते हैं, फिर अगले क्षण जो है वो हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदू समुदाय के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ कोई बयान देते हैं, क्योंकि उनको मुस्लिम समुदाय का वोट लेना होता है। तो आइडियोलॉजिकल जो कंफ्यूजन है वो सबसे बड़ा जो है, मुझे लगता है विपक्ष को अपने अंदर झांकना चाहिए। और जो एक बहुत बड़ी अस्पष्टता है भारतीय जनता पार्टी के पास, उसको कोई झिझक नहीं है ये कहने में कि वो हिंदुत्व की राजनीति करती है, वो सनातन की राजनीति। आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन का क्या सिरा निकलने वाला है, क्या इसका कहें कि परिणाम सामने आ रहा है, क्योंकि आप ना इधर के हैं ना उधर के, ये जनता को पता ही है। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलने वाला है? नहीं, देखिए, जो रणनीति रही है विपक्ष की, और जो पहले सत्ता में थे, चाहे हम कांग्रेस की बात करें चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो उनका उद्देश्य था किस प्रकार से जो एक मुस्लिम समुदाय है उसका जो बड़ी आप कहें कि जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी, जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स थी, उनको अपने पक्ष में ले, और हिंदू समुदाय को विभाजित करके उनमें से कुछ जो है जातियों का अगर वोट हम अपने पक्ष में कर लेते हैं, जिसको MY जो है कॉम्बिनेशन कहा गया, जिसको गुजरात में अजगर कहा गया, जिसको बिहार में भी MY कॉम्बिनेशन कहा गया, तो ये कोशिश थी। और मीम की बात की गई, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें तो, कि किस प्रकार से मुस्लिम और दलित एक साथ आए, जिसकी राजनीति चौधरी चरण सिंह ने की। तो मुझे लगता है ये कोशिश थी। लेकिन 2013 से हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के उत्थान की, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जोड़ी की, तो उन्होंने इस राजनीति को आज 2026 में जब हम बात कर रहे हैं एकदम से विफल कर दिया है, धरातल पे लाके रख दिया है, क्योंकि वो डंकी की चोट पे अपनी हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। और उन्होंने साफ संदेश दिया है कि नहीं, हमें एक विशिष्ट समुदाय जो एक विशेष दर्जा चाहता है, हमें उनके वोट की कोई परवाह नहीं। हाँ, लेकिन हम उनमें सुधार जरूर करेंगे, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वक्फ बोर्ड में रिफॉर्म्स की बात हो, हम सुधार जरूर करेंगे, क्योंकि वो हमारे समाज का हिस्सा है। लेकिन हम किसी भी रूप से कोई भी ऐसे आप कहें प्रतीक या संकेत या जो है भावनात्मक जो मुद्दे हैं, उनमें हम किसी भी रूप में उनको प्राथमिकता नहीं देंगे। तो आज जो एक मुस्लिम अपीजमेंट या जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी, वो करीब करीब पूरे देश से खत्म हो गई है। तो ये एक बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की, और उसकी जो वैचारिक अस्पष्टता है उसकी। जी, अब मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगी कि वैचारिक रूप से ये अस्पष्ट चीजें होती हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की, पहले मुस्लिम यादव फैक्टर था, फिर पीडीए आ गया, अब सनातन के रास्ते पर साइकिल जो है वो चलना चाहती है, तो इस तरह की बातें हैं। लेकिन क्या इन सब नैरेटिव्स का आने वाले चुनावों में जनता के ऊपर कोई ये फर्क डाल पाएंगे? देखिए, 2024 में उन्होंने
जो हिंदू समुदाय को विभाजित करके उसका एक जो आप कहें कि एक आरक्षण खत्म कर देंगे, वो नैरेटिव बना के उनको सफलता हाथ लगी। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि 2024 की जीत को फिर से दोहराने की। लेकिन जो समझ है, जो खासकर जो स्थानीय स्तर पे जो दिखाई देता है, जो राजनीतिक समझ कहती है, उत्तर प्रदेश में विपक्ष जो है अत्यंत कमजोर है और उसकी 2-3 प्रमुख वजह हैं। पहली जो प्रमुख वजह है कि अखिलेश यादव के शासनकाल के आने की जो संभावनाएं हैं, उससे एक बड़ा जातीय समुदाय डरता है, क्योंकि एक निश्चित जाति की जो है सरकार बन के रह जाती है और वो जाति बाकी अन्य कमजोर जातियों पे शासन करती है, उनका शोषण करती है, अत्याचार करती है। दूसरी जो प्रमुख बात है, मैं जात का नाम नहीं लेना चाहता, जो दूसरी प्रमुख बात है कि जिस प्रकार से जो वैचारिक रूप से ये कंफ्यूज है, इसमें इनमें कोई क्लैरिटी नहीं है, तो एक जो थोड़ा सा खासकर राम जन्मभूमि में मंदिर में जो घटना हुई उसके बाद नाराज था, उसको भी अपने पक्ष में ला पाने में बहुत कामयाब होता दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि इनका रिकॉर्ड राम जन्मभूमि आंदोलन से ले लें तो इनका रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। तो वो नाराज भी होंगे तो वोट देने नहीं जाएंगे, लेकिन वो इनको वोट नहीं देंगे। जी, जाहिर सी बात है, क्योंकि जहां तक अगर हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जिस तरीके से माफियाओं का महिमा मंडन किया जाता था, वो जनता अब तक उत्तर प्रदेश की भूली नहीं होगी। और ये बात समय समय पर जो है बीजेपी भी याद दिलाती, बीजेपी के कार्यकर्ता याद दिलाते हैं, क्योंकि हम पोस्टर वॉर की बात कर रहे हैं। तो इससे पहले धुरंधर के भी पोस्टर वॉर लगे थे और लियारी राज बताया गया था, जहां पर विलेन बताया गया था अखिलेश को, रहमान डकैत की तरह दिखाया गया था। प्रोफेसर साहब, ये पोस्टर वॉर है और ये पोस्टर वॉर आगे भी दिखाई देगी क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपसे हम इजाजत चाहेंगे, आपका थैंक यू करना चाहेंगे इस पूरी चर्चा के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुखातिब होंगे, कुछ और चर्चा करेंगे किसी और टॉपिक पर। लेकिन आज की अहम खबर तो यही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है और मुलाकात करने पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह से, और अगली मुलाकात उनकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो मुलाकात है वो नितिन नबीन से होनी है, बीजेपी के अध्यक्ष से। इस पर भी आपको अपडेट देंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही।